जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ारत दाखिला दफ्तर में आज मीटिंग है। दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की सदारत में ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में नीम फौजी फोर्सेस के डीजी और आईबी के अफसर शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर मीटिंग होने जा रही है, कितनी अहम ये मीटिंग शैलेंद्र? बिल्कुल, ये काफी अहम है। जिस वक्त कि कश्मीर में पिछले दिनों भी फिर से सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, जिसमें एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर काम कर रहे एक लोकल सिविलियन को मार दिया गया था और उससे पहले एक पुलिस वाले को भी टारगेट किया गया था। तो जाहिर तौर पर कश्मीर के सूरत हाल को देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है। अब से कुछ देर बाद ये शुरू होगी। हाइब्रिड मोड में मीटिंग हो रही है, जिसमें कुछ ऑफिशियल्स इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे और कुछ ऑफिशियल मौजूद रहेंगे। गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी अजय भल्ला की सदारत में ये मीटिंग हो रही है और जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के डीजीज हैं वो और आईबी के चीफ वो इस मीटिंग में शामिल रहेंगे और ऑफिशियल्स भी मौजूद रहेंगे एमएचए से, ताकि जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों में किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों वहां पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई थी पैरामिलिट्री फोर्स की, जिसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ के कंपनी शामिल थी। तो जाहिर तौर पर वहां के हालात को देखते हुए कैसे ऑपरेशन आगे चलाए जाएंगे इन तमाम पहलुओं पर, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन आपस में और अधिक होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में मरकज ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। कल मरकज ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हंगामी मीटिंग की थी, जिसमें फजाई आलूदगी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फजाई आलूदगी से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की मीटिंग में कई फैसले लिए गए हैं। कमीशन ने रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर इलाके में ताहुक्म सानी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने की हिदायत दी गई है। बाहर से आने वाले ट्रकों को 21 नवंबर तक दिल्ली में दाखिला नहीं मिलेगा। सिर्फ अशियाए ज़रूरिया से लदे ट्रकों को ही दिल्ली में दाखिले की इजाजत रहेगी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरकज ने हलफनामा दाखिल किया है, समाअत जारी है। सुशील जी देखिए, साफ तौर से प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। मामले की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि किस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात केंद्र सरकार की तरफ से देखिए ये बातें कही गई हैं जो कि लॉकडाउन जो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी थी वो फिलहाल लागू नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोरोना काल को लेकर कई काम बहुत प्रभावित हुए हैं। लेकिन कार पूलिंग की जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कार पूलिंग करके फिलहाल आ सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है वो कम होगी। हालांकि पराली के मामले पे पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। पंजाब सरकार ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार से ये कहा था कि जो पराली का मामला है, जिसमें तमाम जो पराली जलाई जाती है, उस एमएसपी को लेकर 100 कुंटल प्रति 100 रुपए का रेट के मुताबिक किसानों को तमाम जो मुआवजा है वो अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पराली पर खासा कमी देखने को मिलेगी। लेकिन पंजाब सरकार पिछले 2 सालों से केंद्र सरकार से मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से ये सवाल किया है कि आखिर जो मेजर स्टेप्स हैं प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में, उसको लेकर क्या कुछ चीजें की जा रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो फिलहाल बदरपुर के जो प्लांट्स हैं, जो और भी कोयला प्लांट्स हैं, उनको फिलहाल कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें सीएनजी जो बसें हैं उनकी संख्या जो है वो ज्यादा की जाएंगी और तमाम जो पहलू हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि मामले की सुनवाई चल रही है, तो देखना बेहद अहम होगा कि और सरकारों की तरफ से क्या कुछ चीजें कही जाएंगी। सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के गवर्नर की अचानक तबीयत खराब।
गवर्नर बसवभूषण हरिचंदन की तबीयत खराब हो गई है। खसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद गचिबौली की निजी अस्पताल में जेर इलाज है। बहुत जल्द हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर की तबीयत अचानक खराब हुई है। गवर्नर बसवभूषण हरिचंदन की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें खसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है, जहां पर गचिबौली के निजी अस्पताल में वो जेर इलाज है। बहुत जल्द इस हवाले से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की गवर्नर खसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किए गए हैं। गचिबौली के निजी अस्पताल में जेर इलाज है। अचानक तबीयत खराब हुई है। जल्द ही हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद कैंप के हामियों ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सदर सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंप दिया है। क़यादत में तब्दीली के मुतालबे को नजरअंदाज किए जाने से ये लीडर नाराज हैं। जिन लीडरों ने इस्तीफा दिया है उनमें GM सरवरी, जुगल किशोर, वक़ार रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, गुलाम नबी मोंगा, नरेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता और इनायत अली के नाम काबिल जिक्र हैं। कांग्रेस जो यहाँ चिनाब वैली में है या रियासत जम्मू कश्मीर में है, उसका अपना वजूद है, उसका अपना नाम है, इतिहास है। मगर जहाँ तक कांग्रेस का वजूद है, हम कांग्रेस के लोग हैं। हम गुलाम नबी आज़ाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सपाही हैं और हम यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारा पूरा रहेगा। अंदर के कुछ हमारे इख्तलाफात ज़रूर हैं अपनी लीडरशिप के साथ, जहाँ तक स्टेट की लीडरशिप का है, चूँकि कई हैं जो इश्यूज़ हैं ऐसे जो हम विद इन दी अपने हाउस में ही अपने उस हाउस को सेट राइट करना चाहते हैं। तो उस हद तक हमने पार्टी पोस्टरों से अपनी रिजेंटमेंट शो करते हुए कि पार्टी हाईकमांड को रिज़ाइन किया है कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को सुना जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए, ताकि ये जो माहौल जो चल रहा है, जो बीजेपी ने यहाँ दहशत का माहौल यहाँ खड़ा करके रखा हुआ है, उससे लड़ने के लिए हमें बहादुर लोगों की ज़रूरत है, हमें बुज़दिल लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि ये बुज़दिल लोगों के हाथों में आज कांग्रेस की कमांड जो है वो स्टेट को आगे नहीं ले रही। कांग्रेस का जो ज़मीन है उसको लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। तो इसी तौर पर ये हमारी अपनी पार्टी में जो है अपनी पार्टी से ये मतभेद है और पार्टी में अपने मतभेद को उठाया हुआ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। कि आपके जलसे में जो है जो आपके साथी हुआ करते थे वो जलसे में नज़र नहीं आ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं पार्टी के ओहदे से, क्या वजह है इसकी? मैंने मेरे जहाँ मीटिंग होती है, मेरी जहाँ जहाँ भी मीटिंग हो रही है और होने वाली है, वहाँ के लोकल और लीडर एक्स MLA एक्स मिनिस्ट्री मीटिंग कर रहे हैं, कोई बाहर वाला नहीं कर रहा। कल अगर देखा जाए कल रात को जो है इन्होंने पार्टी से रिज़ाइन किया है, ओहदे से अभी सुना, मुझे नहीं उसके बारे में कुछ जानकारी। करतारपुर कॉरिडोर के खोले जाने के हवाले से मरकजी वजीर बराए अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि करतारपुर राहदारी आज से खुल जाएगी। राहदारी खोलने के मरकज के फैसले से सिख खुश हैं। गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। प्रकाश उत्सव के मौके पर करतारपुर राहदारी को खोलने का मुतालबा मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा था। कोरोना फूट पड़ने की वजह से इस राहदारी को मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। 2019 में यह राहदारी खुली थी। हिंदुस्तानी सरहद से तकरीबन 5 किलोमीटर की यह राहदारी पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहब को जाती है। वहीं करतारपुर कॉरिडोर के खोले जाने के हवाले से मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर जो है वो खोल दिया गया है, सर कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, जब करतारपुर कॉरिडोर पहले शुरू हुआ तो उस वक्त बहुत तरह के संकट थे, बहुत तरह के चुनौतियां थी। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मजबूत इच्छा शक्ति है उसका नतीजा था कि करतारपुर कॉरिडोर खुला। लेकिन इस बीच में कोरोना के भी कुछ संकट थे, कुछ और भी समस्याएं थी, उसकी वजह से बंद हुआ और फिर से इस बार खुला है। हर सिख भाई बहन की तमन्ना होती है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के, कि वहाँ पर दर्शन करें, वहाँ अरदास करें, और ये खुला है। सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है और मोदी जी को धन्यवाद किया है।
हाँ सर, अगर इसको हम राजनीतिक तौर पे भी देखें कि कुछ लोग जो हैं वो राजनीति भी कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो है वो लगातार जगह जगह जा रहे हैं, जबकि पहले से ये तय था। देखो भाई, ऐसा है कि अगर देश के लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो किसी के पेट में दर्द क्यों होता है? उन्हें भी ये काम कभी बहुत पहले कर सकते थे, चाहते तो नहीं किया उन्होंने। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कि अपना रमेश के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में आज कोरोना के 10,197 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 301 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि एक दिन में 12,000 से ज़ायद कोरोना के मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। वहीं आज मुल्क में 527 दिनों से बाद सबसे कम 1,28,555 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है, जिसके तहत मुल्क में 113 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी है। हिंदुस्तान का पहला वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज 2016 पे परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में कायम किया गया था। ये कॉलेज ब्रैक्ट और बेकेनियर्स वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, जागरण पहल और ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा था। ये न सिर्फ सफाई से वाबस्ता लोगों को बेहतर काम करने की तरबियत देता है, बल्कि उन्हें पानी और सफाई से लैस बैतुल खुला का डिजाइन और तामीर करना सीख कर छोटे कारोबारी बनने की तरकीब देता है। परमार्थ निकेतन के स्वामी चंदानंद सरस्वती ने भी कहा है कि हमने बहुत से मंदिर बनाए हैं, लेकिन अब लोगों को बैतुल खुला बनाने की तरबियत देने की जरूरत है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में हमने ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस, जागरण पहल और रैकेट बैंकाइजर के ज्वाइंट एफर्ट के साथ संयुक्त तत्वावधान में एक वर्ल्ड टॉयलेट, दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, वो ऋषिकेश में हम लोगों ने शुरू किया। अब ऋषिकेश, हरिद्वार, पूरे उत्तराखंड, यूपी, बिहार के जितने भी लोग हैं, उनसे सफाई कर्मचारियों को हमने वहाँ से उनको प्रार्थना की, वो सब आके यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब ये ट्रेंड हो जाते हैं तो जहाँ जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर वो लोगों को जागृत करते हैं। फिर उसमें महिलाओं को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समस्या का सामना करना पड़ता है, तो महिलाओं को हमने क्या किया कि ट्रेनिंग दी, हाउ दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। और जितने भी सफाई का काम करने वाले लोग होते हैं, वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है अपने आप में। उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी स्किल बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, हमने उनको आगे लाया और अन्य संस्थाओं को भी आगे लाया, ताकि वो संस्थाएं अपने अपने माध्यम से, केवल हम अकेले नहीं, सारी संस्थाएं मिलकर ये काम करें। इन समुदायों को, महिलाओं को और बाकी पुरुषों को भी राज मिस्त्री के रूप में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वे सीखें, फिर शौचालयों का निर्माण करें, फिर दूसरों को भी ट्रेनिंग करें, जिससे महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से उनको जीवन को जोड़ के उनके जीवन स्तर में कैसे हम सुधार लाएं, इसका बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। हिंदुस्तान की अपनी मुख्तसर वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने अपने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर है। चिंगारी ऐप हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है और उसने सोशल मीडिया कैटेगरी में बेहतरीन ऐप का खिताब भी हासिल कर लिया है। स्पार्क ऐप न सिर्फ मवाद तख्लीक करने वालों बल्कि नाजरीन, मुश्तहरीन और डेवलपर्स की कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी को मुस्तकिल ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में #वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए, एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। कारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा,
हमें सीधा फ़ायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है दैट मीन्स हमें जो फ़ायदा होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानी का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने बताया कि वैक्सीन खुराक की तरकीब देने के लिए बॉलीवुड अदाकार सलमान खान का ताउन हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुस्लिम आबादी का गलबा रखने वाले इलाके के लोग वैक्सीन लेने में पसोपेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने फैसला लिया है कि इस मामले में सलमान खान और मजहबी रहनुमा का ताउन हासिल किया जाएगा। टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने और कोरोना की तीसरी लहर से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वजीर राजेश टोपे ने तमाम ही लोगों से कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की अपील की है। याबाबत मी स्वतः सुद्धा अनेक पद्धतीनं आता सलमान खान मोठा ॲक्टर मुस्लिम बांधव मुस्लिम समाजात आहे त्याच्यामुळे त्यांचा नव्हे त्यांनी घेतलेली दर त्यांनी सांगितलं त्याचे प्रोत्साहन कोटी बीजेपी के लीडर राम कदम ने महाराष्ट्र में वैक्सीन मुहिम के लिए सलमान खान को इस्तेमाल करने के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। राम कदम ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात के पेश नज़र एक मखसूस तबके के वोट हासिल करने के लिए फैसला लिया गया है। उन्होंने इस मामले में हुकूमत की नीयत को मशकूक बताया। महाराष्ट्र की सरकार अब टीकाकरण के कार्यक्रम में सलमान खान को जोड़ रही है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए यदि सलमान खान और अन्य कोई कलाकार जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उसका स्वागत है। हमारा सवाल सलमान खान के जुड़ने से नहीं है, हमारा सवाल कांग्रेस दल और महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर है। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, ये बताया कि हुकूमत का कहना है कि जो मुस्लिम तबका है वहाँ पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अभी भी कोरोना वैक्सीन के हवाले से पसोपेश देखा जा रहा है। ये बात किस हद तक सही है? और वहीं बीजेपी ये कह रही है कि ये सिर्फ वोट बटोरने की जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन अब तक लग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन से दूर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने टारगेट बनाया है कि 31 नवंबर तक पूरे महाराष्ट्र में जो भी जनसंख्या है उन सभी तक एक डोज तो कम से कम लग जाए, इस तरह की एक मुहिम तैयार की है। यही वजह है वो डोर टू डोर जा रही है, लोगों के घर तक दस्तक कर रही है। अब तक तो देखा गया है जो शहरी इलाके हैं उन इलाकों में तो लोगों में जागरूकता साफ तौर पर दिखाई देती, लेकिन ग्रामीण इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ पे लोग वैक्सीन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब तक के वैक्सीन की बात करें तो लगभग 10.5 करोड़ वैक्सीन महाराष्ट्र में लग चुकी है। जो महाराष्ट्र की जनसंख्या है 13 करोड़ के करीब है। ऐसे में अब भी कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो वैक्सीन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में सरकार की तरफ से ये पहल जरूर की जा रही है क्योंकि सलमान खान एक बड़े आर्टिस्ट हैं और जिस तरह से उनके एक पैठ है युवाओं में खास करके मुस्लिम समाज में काफ़ी उन्हें पसंद किया जाता है। तो अगर सलमान खान इस पूरे मुहिम के साथ जुड़ते हैं या अपील करते हैं तो इसका फ़ायदा साफ तौर पे भारत सरकार को हो सकता है। जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सकता है। एक यही वजह है कि साफ तौर पे सलमान खान को हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रोच कर रही है, वीडियोस बना रही है और उसके वीडियो के ज़रिए वो अपील करेगी लोगों से कि लोग वैक्सीन तक पहुँचे। सबसे अहम है अब जो इन मोहल्लों में जो बड़े नुमाइंदे हैं खास करके मौलाना है या फिर जो सामाजिक चीज़ों से जुड़े हैं उनके भी आगे आने की ज़रूरत है, तभी ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। अब ऐसे में जब वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो राजनीति भी होना ज़्यादा ज़रूरी था, इस साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। बिल्कुल वसीम, यहाँ पर सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि वैक्सीन के हवाले से प्रोसेस तेज़ हो और पूरे महाराष्ट्र में जो है वैक्सीन के दोनों डोज लोगों को लगे, लेकिन इस हवाले से भी बीजेपी सियासत कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान जो है वो पूरी तरह से इलेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। बेहद शुक्रिया वसीम आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नवाब मलिक बमुकाबला समीर वानखेड़े। नवाब मलिक की जानिब से एक और हलफनामा दाखिल किया गया है। समीर वानखेड़े के मजहब से मुतल्लिक जिक्र किया गया है।
समीर वानखेड़े के स्कूल सर्टिफिकेट का हवाला दिया गया है। स्कूल सर्टिफिकेट में समीर दाऊद वानखेड़े मुस्लिम के तौर पर दस्तावेजात की कॉपी समीर वानखेड़े के वकील को देने की अदालत की हिदायत। एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, आलूदगी मामले के हवाले से ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा। मरकजी हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की तादाद काफी कम। मरकज की गाड़ियों को रोकने से फजा को बेहतर बनाने में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। मरकज अपने मुलाजमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम की तजवीज पर भी राजी नहीं है। इसके बरखिलाफ मरकज ने मुलाजमीन को कार पोलिंग का मशवरा दिया है। कार पोलिंग के जरिए गाड़ियों की तादाद कम की जा सकती है, ऐसा मरकज का कहना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।